वेलकम स्टूडेंट्स। कल हमने समास का चैप्टर स्टार्ट किया था और समास के चैप्टर में हमने आपके समास के भेद जो थे वो पढ़ लिए थे। कौन कौन से भेद पढ़े थे हमने? अव्ययी भाव समास और एक हमने पढ़ा था तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास का पूरा डिटेल हमने पढ़ लिया था और तत्पुरुष समास के आगे जो दो भेद हैं वो भी हमने पढ़ लिए थे, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो आज हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास के बारे में। अब जो द्वंद्व समास होता है बेटा, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसके जो समासिक शब्द के दोनों खंड जो होते हैं वो दोनों के दोनों ही खंड प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर जिनके बीच में और या एवं लगता है, मतलब इनके जब हम विग्रह करते हैं इसके समासिक पद का तो उनके बीच में और अथवा या एवं लगता है, तो ये हमारे क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। और ये जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और इसके बीच में आपका योजक चिन्ह भी लगाया जाता है। ठीक है, तो अभी देखिए हमारा पहला द्वंद्व समास का शब्द क्या है? समस्पद आशा निराशा। अब देखो आशा और निराशा जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं। ठीक है ना, एक दूसरे के विलोम हैं और दोनों ही अपने खंड जो होते हैं इसके अंदर पूर्व पद और जो उत्तर पद दोनों होते हैं वो दोनों ही प्रधान होते हैं। ठीक है, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो हम लिखेंगे आशा और निराशा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा काम क्रोध। अब काम क्रोध के अंदर आपका आपने जब इसका विग्रह करना है तो इसको भी आप लिखोगे काम और क्रोध। उसके बाद नेक्स्ट हमारा समासिक पद है दाल भात, दाल और भात। अगला है हमारा भला बुरा, भला और बुरा। ऊंच नीच, अगला समास पद है ऊंच नीच, इसका विग्रह है ऊंच और नीच। नेक्स्ट है हमारा जन्म मरण, जन्म और मरण। दायां बायां, दायां और बायां। ठीक है, यश अपयश, यश और अपयश। दुख सुख, दुख और सुख। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। दूध दही, दूध और दही। सीता राम, सीता और राम। भूख प्यास, भूख और प्यास। माँ बाप, माँ और बाप। स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष। लाभ हानि, लाभ और हानि। तो ये से हमारे सारे द्वंद्व समास के उदाहरण। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका है बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट आपका क्या है? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जो होता है इसके अंदर कोई भी खंड जो है प्रधान नहीं होता है और समस्त शब्द जो है वो किसी अन्य की विशेषता या विशेषता बताता है और विशेषण की भांति वो प्रयुक्त होता है, तो इसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। यानी कि इसका जब हम विग्रह करते हैं तो ये अलग से किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। जैसे अब एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके दशानन, है ना। अब दशानन में दश का मतलब क्या होता है? 10। ठीक है, और आनंद किसको बोलते हैं? मुख को। तो 10 हैं आनंद जिसके। अब ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये किसके बारे में बोला जाता है? रावण के बारे में। यानी कि 10 हैं आनंद मुख जिसके, अर्थात रावण। तो ये एक अलग से हमारा एक विशेष अर्थ दे रहा है, तो इसलिए ये बहुव्रीहि समास है। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला, गिरी को धारण करने वाला। ये कौन होता है? श्री कृष्ण। ठीक है, ये कौन होते हैं? श्री कृष्ण। तो ये भी अलग से एक विशेष इसका मीनिंग निकल रहा है, तो इसलिए ये बहुव्रीहि समास है। विषधर, विष को धारण करने वाला, विष को धारण करने वाला। तो ये कौन होते हैं? शिव जी। तो जब इसको अलग से एक विशेष मीनिंग निकलता है जहाँ पे समास पद का विग्रह करने पर, तो वहाँ पे आपका बहुव्रीहि समास होता है। चक्रपाणी, अगला शब्द है हमारा चक्रपाणी। चक्र है पानी, पानी बोलते हैं हाथ को, तो चक्र है पानी में जिसके, मतलब हाथ में जिसके, वो कौन है? विष्णु। वीणा पाणी, वीणा है पानी में जिसके, पानी का मतलब अगेन हाथ, तो वीणा है पानी में जिसके, उसको किसके बोलते हैं? सरस्वती। सरस्वती के हाथ में वीणा होती है ना, तो इसलिए ये वीणा पाणी उसको बोलते हैं। श्वेतांबर, श्वेतांबर। अब देखो, अब ये जो वर्ड है ना ये कई बार ये उसमें भी यूज़ किए जाते हैं। पीछे वाले हमने अभी पीछे भी इनको समास में पढ़ा था ना, इसमें कर्मधारय समास में भी पढ़ा था इसको, श्वेतांबर।
तो वहाँ पे अगर इसका विग्रह करते हैं श्वेत है जो अंबर, अगर हम सिर्फ इतना लिखते हैं कि श्वेत है जो अंबर, तो तब ये जाएगा कर्मधारय समास में। लेकिन अगर हम इसका एक अलग से स्पेशल मीनिंग ब्रैकेट में लिखते हैं तो फिर ये जाएगा बहुव्रीहि समास में। ठीक है ना, श्वेत है अंबर जिसका, श्वेत है अंबर जिसका, श्वेत है अंबर जो, तो तब ये जाएगा उसमें कर्मधारय में। और अगर इसको हम अलग से लिखते हैं श्वेत अंबर वाली, तो श्वेत अंबर वाली कौन है? सरस्वती माँ। ठीक है ना, अंबर वहाँ पे आसमान को बोला था कर्मधारय समास में, और यहाँ पे अंबर बोला है वस्त्र को। ठीक है ना, तो यहाँ पे श्वेत अंबर वाली मतलब कि सफ़ेद वस्त्रों वाली कौन है? सरस्वती माँ। ये अलग से मीनिंग दे रहा है, एक विशेष मीनिंग। इसी तरह लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, इसको गणेश जी को बोला जाता है, तो ये भी बहुव्रीहि समास। उसके बाद त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके। अब देखो त्रिनेत्र शब्द जो है ना, ये आपका उसमें अभी हमने पढ़ा था द्विगु समास, तो द्विगु समास में भी आएगा, क्योंकि ये देखो चतुर्भुज हो गया, त्रिनेत्र हो गया, तो ये अगर हम इसको संख्यावाची में लेते हैं तो फिर ये द्विगु समास में जाता है। लेकिन अगर हम इसका एक स्पेशल मीनिंग ब्रैकेट में लिखते हैं तो फिर ये बहुव्रीहि समास में रहेगा। तीन नेत्र हैं जिसके शंकर, अगर हम ऐसे लिखते हैं तीन नेत्र हैं जिसके शंकर, तो फिर त्रिनेत्र जो है वो उसमें जाएगा बहुव्रीहि समास में। स्पेशल मीनिंग देंगे हम इसको। अगर नीला है कंठ जिसका, शिव जी को, तो इसलिए हम इसको बहुव्रीहि समास में लिया। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, अगर हम लिखते हैं चार भुजाओं का समूह, तो फिर ये जाएगा उसमें द्विगु समास में। ठीक है बेटा, तो ये आपको डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, देखिए क्या है आपका, संधि और समास में अंतर क्या है। संधि और समास में अंतर क्या है? संधि जो है वो दो वर्णों के मेल से बनती है, इसमें विभक्ति या पद का लोप नहीं होता है। ठीक है ना, इसमें कोई भी विभक्ति या पद का लोप नहीं होता है। जबकि समास दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनता है तथा समास पद बनने पर विभक्ति या शब्दों का लोप हो जाता है। ये तो अभी हमने पढ़ा ही है कि इसमें हमारे विभक्ति जो है चिन्हों का लोप हो जाता है। ठीक है, तो हिम प्लस आले, हिम प्लस आले हिमालय। ठीक है ना, और अगर हम इसका समास करते हैं, इसको समासिक पद में यूज़ करते हैं, तो फिर आप क्या लिखोगे? हिम का आल्य, तो फिर ये बन गया समास। ठीक है ना, अगर हमने इसके अंदर विभक्ति चिन्ह का लगा दिया विग्रह करने पर, तो इट मीन्स कि ये समास है। और अगर हमने लिखा हिम प्लस आले, तो फिर ये संधि के रूप में प्रयोग होगा। ठीक है ना बेटा। उसके बाद अगला है हमारा उदाहरण, रेखा प्लस अंकित। रेखा प्लस अंकित अगर रेखांकित लिखते हैं तो ये संधि है। ठीक है, रेखा से अंकित अगर लिखते हैं तो फिर ये समास है, क्योंकि हमने विभक्ति चिन्ह इसमें से लगा दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में भेद, वो मैंने अभी आपको बताया बेटा। कुछ समासिक शब्द ऐसे होते हैं, कुछ समासिक पद जो हैं वो ऐसे होते हैं जो कर्मधारय और बहुव्रीहि समास दोनों में ही पाए जाते हैं। इनके अंतर को समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना पड़ेगा। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान और दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है। ठीक है, और जैसे कमल नयन, कमल नयन में कमल जो है वो उपमान है। ठीक है, कमल क्या है? उपमान है, और नयन जो है वो उपमेय है। तो कमल जैसे नयन। पीताम्बर में पीत जो है वो विशेषण है, और अंबर जो है विशेष्य है। ठीक है, पीला है जो अंबर। बहुव्रीहि समास में सादा पद ही विशेषण का कार्य करता है। कमल नयन, कमल जैसे नयन जिसके कृष्ण या विष्णु। पीताम्बर में पीत है अंबर जिसके कृष्ण या विष्णु। तो वो चीज़ मैंने आपको बताई है कि अगर हम उसका एक स्पेशल मीनिंग निकालेंगे तो वो बहुव्रीहि समास में जाएगा। अगर हम उसको सिंपली लेते हैं तो फिर पीला है जो अंबर अगर खाली लिखते हैं तो फिर वो किस में जाएगा? फिर वो जाएगा उसके अंदर कर्मधारय समास के अंदर। और अगर हम उसको अलग से लेते हैं, एक स्पेशल मीनिंग में लेते हैं, तो फिर वो जाएगा बहुव्रीहि समास में। ठीक है बेटा, अगर हम कृष्ण के लिए यूज़ करते हैं। जब दोनों पदों में से कोई पद प्रधान नहीं होता तथा दोनों पदों में भिन्न कोई तीसरा अर्थ ही निकलता है, जैसे बहुव्रीहि समास होता है, तो उसमें क्या आता है कि दोनों पद जो हैं वो प्रधान नहीं होते, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद कोई प्रधान नहीं होता, लेकिन ये अलग से ही तीसरा अर्थ निकलता है इसमें, तो बहुव्रीहि समास होता है। और जहाँ दोनों शब्दों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध हो तो वहाँ कर्मधारय समास होता है।
इसी तरह द्विगु और बहुव्रीहि समास में भी अंतर होता है, जो अभी मैंने आपको समझाया था उसमें त्रिनेत्र और चतुर्भुज में। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और दूसरा पद उसका विशेष्य, परंतु बहुव्रीहि समास में सारा पद ही विशेषण का काम करता है। ठीक है ना, विग्रह करने पर ही इसमें अंतर पता चल जाता है। अब जैसे त्रिफला है, अगर हम लिखते हैं 3 फलों का समूह लिखते हैं तो फिर वो द्विगु समास है। ठीक है ना, अगर 3 फलों वाली औषधि लिखते हैं तो अगर वो औषधि लिखते हैं 3 फलों वाली तो फिर उसको बहुव्रीहि समास में जाएगा। त्रिवेणी, वेणी कहते हैं नदी को, तो 3 नदियों का समूह अगर बोलते हैं, समूह में यूज़ करते हैं उसको, तो फिर हम बोलेंगे कि ये द्विगु समास है। अगर 3 नदियों का संगम स्थल, अगर 3 नदियों, त्रिवेणी किसको बोला जाता है, 3 नदियों का संगम स्थल, उसको प्रयागराज बोलते हैं, तो वो ये बहुव्रीहि समास में जाएगा। अब बेटा देखिए, अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं हम। इसकी एक्सरसाइज में देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में है समास किसे कहते हैं, एमसीक्यूज हैं ये। समास किसे कहते हैं, इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ग वाला। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। उसके बाद नंबर 2 क्वेश्चन क्या है, नंबर 2 क्वेश्चन है जिस समस पद का पहला पद प्रधान हो और समस पद अव्यय बन जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए नंबर 3, जिस समास में दोनों खंड, जिस समास, नंबर 3 है जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध हो उसे हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। ठीक है, घ पे टिक करना है। नंबर 4 है जिस समास में दोनों खंड प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है ना, दोनों बराबर के होते हैं, जिसमें एक दूसरे के अपोजिट वाले शब्द होते हैं, द्वंद्व समास। ठीक है, उसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों खंड एक जैसे होते हैं, प्रधान होते हैं। उसके बाद अगला है नंबर 5। नंबर 5 में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा समासिक पद बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, दशानन। ठीक है, दश है आनंद जिसके रावण, मतलब कोई भी पद प्रधान नहीं है, एक तीसरा अर्थ ही निकल रहा है रावण, तो ये है आपका दशानन शब्द। ठीक है। उसके बाद नंबर 6 पे देखो, देशभक्ति में कौन सा समास है, देशभक्ति में तत्पुरुष समास है, देश के लिए भक्ति। ठीक है ना, उसमें देश के लिए भक्ति संप्रदान तत्पुरुष समास है ये। ठीक है। उसके बाद नंबर 7 देखो, नंबर 7 पे है यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति में यथा जो है वो अव्यय है, तो इसलिए अव्यय भाव समास है। नंबर 8 में देखिए, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। जैसे वो मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना हथकड़ी वाला, तो उसमें रसोई घर और हथकड़ी, तो उसमें क्या है, तत्पुरुष समास होता है। उसके बाद नंबर 9 में देखिए, पंचवटों का समूह से बनने वाला समासपद क्या है, पंचवटी है वो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, देशभक्ति का समास विग्रह कीजिए। देशभक्ति का समास विग्रह क्या है, देश के लिए भक्ति। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका निम्नलिखित समास पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखना है आपको। यथाशक्ति, इसका समास पद क्या है, ठीक है, इसका है यथाशक्ति मति के अनुसार। ठीक है, ये आपका क्या है, यथाशक्ति, इसका पदों का विग्रह करके समास का नाम बताना है बेटा आपको। ठीक है, ये है नंबर 1 पे मति के अनुसार, मति के अनुसार, और भेद कौन सा है, ये अव्ययी भाव समास। ठीक है। उसके बाद है मरणासन, मरने को पहुंचा हुआ, इसका क्या है, विग्रह मरने को पहुंचा हुआ, और ये समास कौन सा है, तत्पुरुष कर्म, है ये, कर्म कारक तत्पुरुष है। उसके बाद है नंबर 3 उद्योगपति, उद्योग का पति, ये आपका संबंध तत्पुरुष है। ठीक है। उसके बाद नंबर 4 है सत है जो जन, सज्जन का क्या बनेगा, सत है जो जन, कर्मधारय समास। ठीक है। नेक्स्ट आपका 5 नंबर पे है अनाथ। ठीक है, अनाथ में हमने क्या, ये निषेध वाला था जिसमें हम नेगेटिव देते हैं, न नाथ, न नाथ तत्पुरुष, नहीं नहीं, य नहीं। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित पदों का समासपद बनाकर समास का नाम बताइए। निम्नलिखित पदों का समासपद बनाकर समास का नाम लिखिए। अब देखिए, इसका विग्रह क्या है,
बेटा आपका ना ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना बेटा, ये जो ऊपर हेडिंग लिखी है ना समास पद, ये गलत लिखी है, ये समास विग्रह आना चाहिए था यहाँ पे, समास विग्रह और उसके बाद विग्रह भेद। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपका है नंबर 1 पे, आंखों के सामने। आंखों के सामने का समास पद क्या बनेगा? आंखों के सामने का समास पद बनेगा प्रत्यक्ष, और इसका समास का भेद कौन सा है? ये अव्ययीभाव। ठीक है, नंबर 2 है देश से निकाला, तो इसका समास पद बनेगा देश निकाला। इसका कौन सा भेद है? तत्पुरुष अपादान। ठीक है ना, अपादान, तत्पुरुष अपादान। उसके बाद नंबर 3 है आपका माल को ढोने वाली गाड़ी। माल को ढोने वाली गाड़ी, तो इसका समास पद बनेगा माल गाड़ी। ठीक है, माल गाड़ी, तत्पुरुष समास है ये भी। ठीक है ना, यहाँ पे कर्म आएगा, ये कर्म तत्पुरुष समास है। उसके बाद नंबर 4 है हमारा नीला है जो अंबर। नीला है जो अंबर, इसका समास पद बनेगा नीलांबर। ठीक है, ये हमारा कर्मधारय समास है। नीला है जो अंबर, कर्मधारय समास। उसके बाद है नंबर 5 पे स्व से रचित। स्व से रचित, इसका समास पद बनेगा स्वर रचित। स्वरचित, इसका समास पद क्या बनेगा? स्वरचित। बेटा इसमें ना गलती से ये रा आ गया है, स्वरचित ही आना है, ये स्वर नहीं आएगा। ठीक है ना, ये स्वर नहीं है, रा को हटा, आप इसको वाइटनर लगा दीजिएगा, मतलब आप इसको मत लिखना, स्वरचित है ये, र नहीं है बीच में, स्वरचित, तत्पुरुष करण है ये। ठीक है ना। उसके बाद नंबर 6 है ऊंच और नीच। ऊंच और नीच, ये आपका बन जाएगा ऊंच नीच। ठीक है ना, द्वंद्व समास है ये। उसके बाद नंबर 7 है तीन लोगों का समूह। तीन लोगों का समूह क्या होता है? त्रिलोक होता है, ये आपका द्विगु समास है। ठीक है ना, संख्यावाची है, पहला पद इसका संख्यावाची बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है समास पद पढ़िए और समास के नाम तक रेखा खींचिए। अब दशानन जो है वो अलग से स्पेशल मीनिंग दे रहा है, तो ये बहुव्रीहि के साथ मैच करेंगे। ऋण मुक्त में ऋण से मुक्त, ठीक है ना, ऋण से मुक्त, अलग होने का भाव, तो अपादान तत्पुरुष है ये। श्वेतांबर, अब श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसका, श्वेत है अंबर जिसका, ये भी हमने करा था सरस्वती, तो ये बहुव्रीहि समास है ये भी। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह, अगर इसको 5 तंत्रों का समूह लेते हैं तो द्विगु समास है ये। तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कृत, तत्पुरुष समास है ये। ठीक है ना, क्वे द्वारा, तत्पुरुष समास। उसके बाद प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, ये भी तत्पुरुष समास रहेगा, संप्रदान तत्पुरुष। उसके बाद नेक्स्ट आपका है, इधर वाले दूसरे साइड वाले देखिए, भला बुरा, भला और बुरा द्वंद्व समास हो गया। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, ये आपका द्विगु समास हो गया, संख्यावाची पहला पद। पंचवटी में भी पहला पद वो है संख्यावाची है, तो ये भी द्विगु हो जाएगा। माता और पिता जो एक दूसरे का अपोजिट हैं, और ये आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। भाई और बहन भी एक दूसरे के अपोजिट हैं, और ये आपका बन जाएगा, दोनों पद प्रधान है इसके अंदर, तो इसलिए ये द्वंद्व समास हो जाएंगे दोनों, माता पिता और भाई बहन। और त्रिनेत्र में आपका 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव, तो अगर स्पेशल मीनिंग दिया जा रहा है ना, तो ये बहुव्रीहि समास में जाएगा। ठीक है, तो ये थे बेटा आपकी सारी एक्सरसाइज। अब आशा करती हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन होता है तो यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।